हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त के सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सभी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के होते हैं, या फिर ऐसे जो एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैं आपसे टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट भी डिस्कस करती हूँ, और उसके अलावा जो है MCQs जो हैं वो इस सेशन में आपके लिए रहते हैं। साथ में कुछ मैप प्रैक्टिस भी मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ। तो वो सब चीज़ें हैं। आज का द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, कुछ डेप्थ में सीखते हैं। हमारे पास आज का थॉट है कि यू विल नेवर हैव दिस डे अगेन, सो मेक इट काउंट। देखिए क्या चीज़ होती है कि हम बड़ा यूजुअली बहुत लाइटली हम चीज़ों को लेते हैं। हम सुबह उठते हैं, चलो ठीक है, उठ गए, ये काम किए नॉर्मल से और ऐसे ही दिन गुजार दिया। आपको जो है वो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये जो मेरा दिन है, ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, और मैं इस दिन को कैसे इस तरह से जो है वो मैनेज करूं कि सब चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से या प्रोडक्टिव वे में जो है वो हो सकें। तो आपको जो है वो उस तरह से अपने डे को लेकर के चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs के साथ में। तो हमारा पहला सवाल है कि इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। आई होप आपको इसका आंसर जो है वो आता होगा, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो ज़रूर देना। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री चेयर्स द UN सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कल जो है वो ये यहाँ पर न्यूज़ आया था, चाइना, रशिया, इंडिया या कजाकिस्तान। इसका आंसर जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। NCP नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। मैसूरू, हैदराबाद, चंडीगढ़ या गुवाहाटी। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सवाल है कि विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। इंडिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश एंड कजाकिस्तान। तो इसका आंसर भी जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। बाकी आपने ट्राई करना है कि आप आंसर्स को अटेम्प्ट करें। कमेंट बॉक्स में आपने आंसर ज़रूर देने हैं और बाद में अपने आप को रीचेक करना है। इससे आपका एक चेक एंड बैलेंस का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ में। तो हमारा आर्टिकल है कि RBI रेजेस रेट्स वॉज निम्बल पॉलिसी। मीन्स यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि हमारी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसमें जो है वो 6 मेंबर होते हैं। जो 3 मेंबर उसमें हमें जो गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं, और 3 मेंबर जो हैं वो RBI के रहते हैं। तो ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि पॉलिसी में रेपो रेट को जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है बाय 50 बेसिस पॉइंट्स टू 5.4%। सो बेसिकली चलिए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और क्या सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। अब देखिए कि यहाँ पर बेसिकली RBI ने जो रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है वो किया है 5.4% से, क्रॉसिंग द 5% मार्क इन 29 मंथ। कि हम देखें कि पिछले 29 मंथ से 5% पर ही इसको रखा गया था, पर अब रेपो रेट को 5.4% पर रख दिया गया है। पूरा डिस्कस करूँगी कि क्यों किया है और क्या क्या इसके कारण है। देखिए क्या होता है, जैसा आप सबको पता है कि हम इंडिया में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रुपये की वैल्यू डिटीरियोरेट होती जा रही है, और उसी के कारण ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। सो बेसिकली है क्या, इन्फ्लेशन हुआ क्यों? क्योंकि रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में है। तो रुपये की सर्कुलेशन को कम करना है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको ये चीज़ टफ लग रही है तो मैं आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि रियलिटी में हो क्या रहा है। आप एक चीज़ समझिए कि रियलिटी में हमारे जो बैंक्स होते हैं वो काम क्या करते हैं, या तो वो डिपॉजिट करते हैं लोगों के फंड्स को, या फिर लोगों को लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये 2 इनके मेजर काम हैं। अब देखिए कि डिपॉजिट किस कंडीशन में ज़्यादा होंगे, जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा होंगे तब हम सोचेंगे डिपॉजिट करने का। तब हम लोन लेने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि मुझे मान लो कि 6% पहले इंटरेस्ट पड़ता था और अब 12% पड़ रहा है, तो मैं 12% पर लोन कभी भी नहीं खरीदूंगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मुझे डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो मैं डिपॉजिट करवाऊंगी इस समय। तो इससे क्या होगा, मार्केट से पैसा जाएगा। ऑन द अदर हैंड
जब यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कम होंगे तो मैं डिपॉजिट कम करवाऊंगी, लोन ज़्यादा लूँगी, क्योंकि 12% से अब 6% पर लोन मिल रहा है, तो मुझे लगेगा बहुत ही सस्ता मिल रहा है और मैं लोन खरीदूँगी या लोन लूँगी उस समय पर। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब बेसिकली लोन का जो है वो यहाँ पर परसेंटेज जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उस समय में लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होता है। क्यों? बैंक से वो लोन लेते हैं और वो पैसा लेते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से जो है वो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब लोगों के हाथ में पैसा है, इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा, जॉब होने की वजह से उनके पास में एक इनकम आएगी, इनकम आने की वजह से मान लो यहाँ पर क्या होगा, इनकम आ गई। अब एक व्यक्ति है जिसके पास में जॉब नहीं है, अब जब उसको जॉब लगेगी तो वो थोड़ा सा अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा, यानी कि वो खर्च करेगा, पैसों को खर्च करेगा। और जो ऐसा पर्सन होगा जिसके इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है, वो पर्सन क्या करेगा, वो थोड़ी लग्जरी की तरफ को जाएगा, तो वो चीज़ों को खरीदने को करेगा। और जब चीज़ों को खरीदा जाता है, इनकम लोगों के पास में आती है, तो उससे डिमांड बढ़ती है। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी राइज होगी, क्योंकि एक चीज़ के बहुत ज़्यादा दावेदार होंगे। तो ये सब पूरा एक सर्कल है जो कि इससे इंटर रिलेटेड होता है। तो इस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए मुझे लोगों के पास से पैसा लेना होगा, तो उस पैसे को लेने के लिए मैं क्या करूँगी, इंटरेस्ट को बढ़ा दूँगी, ताकि लोग लोन कम लें, डिपॉजिट ज़्यादा कराएं, लोगों के हाथ से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स के पास में आ सके। और ये काम करेगा कौन? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करेगी, या आरबीआई जो है वो डायरेक्टली ये काम करेगा। सो बेसिकली इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन, जैसा आपको पता है, मैंने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है कि आइडल आपकी इन्फ्लेशन होती है अगर ये 4% पर रहे, यानी 4% आइडल है, इससे प्लस माइनस जो है वो 2 हो सकता है, यानी कि 2 से 6 के बीच में जो है वो यहाँ पर इन्फ्लेशन है, तो हम उसको, हमारे लिए चिंताजनक उतनी बात नहीं होती है। पर 6% से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। अब आपको पता है कि 7% तक पहुँच गया है ये इन्फ्लेशन, तो ये 6% को जो है वो एक्सीड कर चुका है। हालांकि कुछ गिरावट देखने को मिली थी पर उतनी नहीं है, तो फिर भी ये जो है वो 6% से तो ज़्यादा ही है, तो वो हमारे लिए चीज़ खतरनाक हो रही है। तो यहाँ पर उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि लोगों के हाथ से पैसे को ले लिया जाए। तो अब इस पैसे को किस तरह से ये लेंगे? आपको पता है ना कि मार्च यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई रिटेन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस एंड करंट फिस्कल ईयर एंडिंग 2023 एट 6.7% एंड 7.2% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही, तो आपकी इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब उसके लिए जो है वो यहाँ पर चीज़ों को करने की बात की जा रही है। तो क्या बोला जा रहा है बेसिकली, हम रेपो रेट क्या होता है? अब एक चीज़ समझिए, रेपो रेट होता है कि जिसमें बैंक जो है वो आरबीआई से जब लोन लेगा जिस रेट पर, अब बैंक जो है वो आरबीआई से लोन ले रहा था, लेट्स से मतलब 5% पर ले रहा था, उसको बढ़ा करके 5.4% कर दिया, यानी बैंक को अब चीज़ें महंगी मिलेंगी, बैंक के लिए पैसा महंगा हो गया, तो वो अब इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा देगा। तो उस वजह से ये इन्फ्लेशन को इनडायरेक्टली कर्व करने की बात की जा रही है। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी सारी चीज़ें रहती हैं हमारी, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या है कि उसके अलावा हमारे पास और क्या कीज़ होती हैं, जैसे कि CRR है, कैश रिजर्व रेशो है। तो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? वो परसेंटेज होता है ये जो कि बैंक को आरबीआई के पास में कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है। और एक होता है हमारे पास SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है? ये वो पैसा होता है या वो प्रोपोर्शन होती है आपकी लिक्विड एसेट्स की जो कि डिमांड एंड लायबिलिटीज़ को देखती है, यानी इनको अपने पास में जो है वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो SLR और CRR, अब ये दोनों भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब CRR कैसे जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन को जो है वो कम करने में काम आता है, उसको देखते हैं। तो बेसिकली अगर आरबीआई मान लीजिए CRR बढ़ा दिया तो उससे बैंक को क्या होगा? बैंक के पास में कम पैसा होगा, क्योंकि बैंक को अब आरबीआई के पास में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर इनको लेंडिंग को कम करने के लिए जो इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो वही सब चीज़ें होंगी, वो लोग जो है वो लोन कम लेंगे इंटरेस्ट राइज की वजह से, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा मार्केट में। मनी सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, लग्जरी की तरफ जाएंगे नहीं, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
और फिर उसके बाद में ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। तो अब वैसे ही इसको अदर मेथड के थ्रू किया गया है, रेपो रेट के द्वारा, जिसमें भी सेम चीज़ें होंगी। अब रेपो रेट बढ़ा दिया गया तो उस वजह से क्या होगा, यानी कि बैंक को पैसा महंगा पड़ेगा और वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की वजह से कंज्यूमर जो है वो कम उसको खरीदेगा। कंज्यूमर जब उसको कम खरीदेगा तो मनी सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी मार्केट में। मनी सप्लाई जब कम होगी तो ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे, ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पर डिमांड भी कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। बट हमें इसको उतना भी कम नहीं कर देना है कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है वही यहाँ पर कम हो जाए, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो यहाँ पर बैन करने वाला है या कर दिया है एक काइंड ऑफ नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग्स को, जो कि न्यू ईयर से बैन हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते थे उनको जो है वो बैन कर दिया। अब इसका कारण क्या है, क्यों बैन कर दिया गया? देखिए क्या बोला जा रहा है कि ये जो बैग्स हैं, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये जो है वो कहीं ना कहीं लिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कि हर जगह कचरा वगैरह और वो ये सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह देखने को मिल रहा है। तो नॉन वोवन प्लास्टिक कैरी बैग्स जो हैं, जो कि लेस देन आपको देखने को मिलेंगे 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको जो है वो यहाँ पर आइटम्स को इनको बैन कर दिया गया है अंडर हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अभी यानी कि फ्रॉम न्यू ईयर ऑन यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जुलाई से जो है वो इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया कि बेसिकली करेंगे क्या कि जो भी पर्सन है, चाहे कोई शॉपकीपर है, वेंडर, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी है, तो वो यहाँ पर जो है वो इसका ना तो इनको इंपोर्ट करेगा, ना इनका स्टॉक रखेगा, ना इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना इनकी सेल करेगा नॉन वोवन कैरी बैग्स की। ठीक है, तो और ये आपको देखने को मिलेंगे कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं और इनको लिस्ट किया गया है शेड्यूल अपेंडेड में द हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के अंडर में। तो वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा न्यूज़ था कि इन्होंने इन बैग्स को भी बैन कर दिया है। देखिए हिमाचल जो है वो इस एरिया में जो है वो एक स्टेप आगे चलता है, क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक को बैन करने वाला स्टेट भी हिमाचल ही था। तो उसके बाद में अभी इन्होंने नॉन वोवन कैरी प्लास्टिक बैग्स को भी जो है वो बैन कर दिया है। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेसन फॉर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टैंड ऑफ, कि क्या हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है। तो एक छोटी सी बात आपने समझनी है। बोल रहे हैं राइटर कि जो न्यू दिल्ली है उसको यहाँ पर क्या नोट करना होगा कि ताइवान के ऊपर जो भी क्लोज इकोनॉमिक लिंक्स हैं, चाइना हैव नॉट स्टॉप ताइपाई फ्रॉम असर्टिंग इट्स राइट्स, कि उसको नहीं रोक पाया। बेसिकली ये यहाँ पर राइटर एक बहुत ही गहन मुद्दे पर हमारी नज़र लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया, चाइना, यूएसए और ताइवान, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आपको जो है वो यहाँ पर कुछ इनके आईआर के हिसाब से क्लैरिटी होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या बोला है कि इंडिया जो है वो पूरा सब देख रहा है, जो भी ताइवान के अराउंड जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर कई सारे लेसन हैं जो कि हम इनसे सीख सकते हैं। अब क्या क्या सीख सकते हैं? अगर हम देखें कि ये एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब कि आइलैंड नेशन है, 23 मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि it decided to stand up one of the strongest military and economic powers on the planet and braving existential consequences, कि फिर भी इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम फिर भी जो है वो यहाँ पर जो है सच बोलने से कतराएंगे नहीं। यानी कि चाइना जो है जो भी चीज़ें कर रहा है उसको बोलने से हम डरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी है। इनको पता है कि इनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, इकनॉमी इनकी ख़राब हो सकती है, फिर भी जो है वो उन्होंने ये डिसाइड किया। तो ये ब्रेव एक इनका डिसीजन निकल के आ रहा है। तो बुरे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो ताइवान से बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशन है। हमारे पास आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियर वेपन भी है, 1.4 मिलियन स्टैंडिंग मिलिट्री है हमारे पास। ठीक है, अगेंस्ट चाइना हैज़ ओनली मार्जिनल टेरिटोरियल क्लेम्स जो हैं यहाँ पर छोटे मोटे हैं, बट फिर भी इंडिया हेजिटेट करता है चाइना को ये बोलने में कि चाइना ब्लफ कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करने में जो है वो इंडिया डरता है। आप एक चीज़ समझिए कि हम पाकिस्तान को बहुत ही एक तरह से खुले दिल से बोलते हैं कि नहीं पाकिस्तान क्या चीज़ें कर रहा है, उनको हम बहुत ही ओपनली जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं, मतलब कि उनको ओपनली क्रिटिसाइज़ करते हैं। जबकि चाइना के मामले में ऐसा नहीं है। तो चाइना के साथ में ये पार्शियलिटी क्यों?
तो बोल रहे कि न्यू दिल्ली नीड्स टू एन एम्बिगुअसली हाईलाइट द थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड सोर्स ऑफ सच अ थ्रेट, कि हमें ताइवान से ये सीखना चाहिए कि हम चाहे अपने सामने वाला देश कितना भी बड़ा है या कुछ भी है, हम फिर भी नहीं डरते हैं सच बोलने से, कि जो चीज़ वो कर रहा है उसको दुनिया के सामने लाने से, वो फिर भी फर्मली जो है वो उसके अगेंस्ट खड़ा है। तो बोला एनी एब्सेंस ऑफ सच क्लैरिटी विल बी क्लेवरली यूटिलाइज बाय बीजिंग टू पुश इंडियन लिमिट्स एज वी हैव सीन ऑलरेडी सीन। मीन्स जैसा भी आप देख सकते हैं कि LAC में या फिर कोई भी चीज़ें जो है वो किस तरह से चलती हैं, चाइना जो है वो एग्रेशन दिखाता है यहाँ पर, तो वो सब चीज़ें जो है वो करता रहता है चाइना। यानी चाइना कभी भी कतराता नहीं है अपने पाकिस्तान मुद्दे पर बोलने में या कश्मीर मुद्दे पर बोलने में, या फिर उसको जो है वो हमारे ऊपर एग्रेशन दिखाने में। जो भी हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वगैरह चलते रहते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट का ले लो, आप जो है वो JNK का ले लो, तो वो सब चीज़ें आपकी चली रहती है। जैसे लद्दाख में पैंगोंग सो लेक में जो चीज़ें हुई, स्टैंड ऑफ चला, कुछ भी चीज़ें हुई, तो गलवान वैली क्राइसिस हुए, तो वहाँ पर इंडिया ने जो है वो, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें लेकर के बोल रहे हैं राइटर कि क्या मतलब ये जो अपीजमेंट पॉलिसी है इंडिया की, ये बहुत ही बैड स्ट्रैटेजी है। इंडिया सोचता है कि नहीं, हम ट्रेड कर लेते हैं चाइना के साथ में, इकोनॉमिकली अच्छे रिलेशन बना लेते हैं तो सब सही हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सही तो हो नहीं रहा है। बोले इंडिया की ये जो पॉलिसी है, मीटिंग एंड होस्टिंग चाइनीज लीडर वाइल द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी कंटिन्यू टू वायलेट एस्टैब्लिश्ड एंड टेरिटोरियल नॉर्म्स, जो भी LAC के पास में जो भी ये करते रहते हैं, फिर भी हम इनसे मिलते हैं, इनसे मीटिंग करते रहते हैं, और मीटिंग का कुछ भी जरिया निकलता नहीं है, बोल देते हैं हाँ ठीक है, और उसके बाद वही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आप देखो कि यहाँ पर जो स्टैंड ऑफ हुआ था डैमचोक और चुमार में, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दौरान में जब विजिट हुआ था 2014 में, एंड द विजिट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी earlier this year in India, and even Chinese troops continue to occupation of the Indian territory। वो अभी भी इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। चाइना का ये हर साल एग्रेशन करेगा और कुछ ना कुछ एरिया हमारा ऑक्यूपाई कर लेगा। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ चाइना के साथ में हमारे जो है वो यहाँ पर डिस्प्यूट्स हैं। तो पैंगोंग सो लेक के पास आप देख सकते हो, गलवान वैली आप देख सकते हो, अक्साई चिन तो हमसे पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ये आपको देखने को मिल रहा है डैमचौक, और यहाँ पर ये चुमार वाला जो एरिया है, तो ये आपका हो गया डैमचौक एंड चुमार वाला एरिया, जहाँ पर ये जो है वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये प्रॉब्लम जो भी चल रही हैं वो हमारे लिए जो है वो खतरनाक साबित हो रही हैं, और फिर भी उसके बावजूद जो है वो हम यहाँ पर इनसे जो है वो अच्छे से सब चीज़ों के लिए डील कर रहे हैं। तो बोले कि जो भी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विजिट करते हैं, लेजिस्लेट लेवल पर डायलॉग्स होते रहते हैं इंडिया और ताइवान के बीच में, वो जो है वो 2017 से हुए नहीं, जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिला था। उसके बाद में यहाँ पर 2017 से ताइवान के साथ में हमने जो है वो यहाँ पर चीज़ें की नहीं। क्यों नहीं यहाँ पर हम यहाँ पर जो डेलीगेशंस हैं वो विज़िट पर नहीं गए? क्योंकि चाइना के करके, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को इम्पोज करता है चाइना, और हम जो है वो कहीं ना कहीं उनको अपीज़ करने के कारण ताइवान से हमने रिलेशंस नहीं बनाए। बोले कि वाई बॉदर रिस्पेक्टिंग चाइनीज़ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़, कि हम क्यों उसका इतना फिक्र कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ हैं कि नहीं, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या क्या या पॉलिटिकल एरिया में क्या क्या चीज़ें होंगी, हम उस चीज़ की फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? हमें अपना देखना चाहिए और अपनी टेरिटरी का बेनिफिट देखना चाहिए। तो वो सब चीज़ों की बात हो रही है कि हम 2017 के बाद हमने ताइवान से मीट नहीं किया। तीसरी मिस्टेक यहाँ पर क्या बोले, तो फर्स्ट वो कि हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, दूसरा वो कि ताइवान जैसी कंट्री से हम मीट नहीं कर रहे हैं, थर्ड मिस्टेक हमारी ये कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सॉफ्ट पैडलिंग ऑफ द क्वाड आपको पता ही है कि यहाँ पर कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्वाड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक, क्वाड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने मुझे यहाँ पर देना है। अब हो रहा है कि ड्यूरिंग 2000s आप देख सकते हैं ना कि ये जो है वो बहुत ही धीरे धीरे स्लो काम कर रहा है। काउंटर चाइना पर क्या काउंटर चाइना, मतलब ढंग से कुछ तो दिखने को आ नहीं रहा। तो बोल रहे हैं कि अगर 2000 के दशक की बात करें तो इंडिया एज वेल ऑस्ट्रेलिया डिसाइडेड टू सॉफ्ट पेडल द क्वाड। इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी स्ट्रॉन्ग चाइनीज़ ऑब्जेक्शंस हैं हम उनमें कुछ सॉफ्ट चीज़ें जो है वो करना शुरू करते हैं। तो इट इज़ ओनली इन द लास्ट 2 years टू सो दैट वी हैव विटनेस रिन्यूड एंथुजियाज्म अराउंड द क्वाड 1, कि अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्वाड में हमें देखने को मिल रही है। बोल रहे कि इन रेट्रोस्पेक्ट जो अपीजिंग कर रहे हैं बीजिंग को, वो कहीं ना कहीं अबेंडन करता है हमारी क्वाड की स्ट्रैटेजी को, और वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो बोल रहे कि जो भी हमारे पास यहाँ पर क्लोज इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारे चाइना के साथ है,
उन्होंने, अगर आप देखो तो ताइवान को नहीं रोक पाए ये एक तरह से उस वजह से भी, तो ताइवान को नहीं रोक पाए तो इंडिया को जो है वो कुछ सीखना चाहिए और इंडिया को भी यहाँ पर खुल करके अपनी बात को रखना चाहिए। हम पाकिस्तान के मामले में जो है वो खुलकर बोलते हैं, तो हम ताइवान के मामले में खुल करके क्यों नहीं बोले। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है द स्टिकिंग टू कमिटमेंट्स। मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पेरिस एग्रीमेंट की। मीन्स बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, इंडिया यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर सकता है बैलेंस करके एनर्जी यूज़ को और क्लाइमेट गोल्स को। किस तरह से, बोले कि अहेड ऑफ द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़, जो कि या कहाँ पर होगी आपकी COP27 आपकी इन शर्म अल शेख यानी इजिप्ट में यहाँ पर नवंबर में देखने को मिली। तो बोल रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहेंगी फॉर द फॉर्मल स्टेटमेंट डीलिंग इट्स एक्शन प्लान एड्रेस क्लाइमेट चेंज, वो वैसी रहेंगी। यानी कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट की जो रिक्वायर्स कंट्रीज टू स्पेल आउट द पाथवे, कि उनको पूरा बताना था कि ग्लोब डज नॉट हीट बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस एंड एंडेवर टू कीप इट टू बी 1.5, कि हम उसको 1.5 डिग्री तक हमें उसको रखना है, हमें इससे ज़्यादा जो है वो इसको बढ़ने नहीं देना है। तो इसमें जो है वो इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया सब चीज़ों को बैलेंस बना करके चल सकता है। तो बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो कॉप है या ये जो एग्रीमेंट है, ये यहाँ पर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहा है, यानी उतना ढंग से काम कर नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या प्रायोरिटीज़ हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉप इज़ अ जॉइंट एग्रीमेंट एंड साइंड बाय मेंबर कंट्रीज़, क्योंकि जॉइंट एग्रीमेंट है, सभी मेंबर कंट्रीज़ ने जो है वो सबमिट में इसको एनडीसी को या एवरी 5 years यहाँ पर इसको देखा जाता है। तो मैपिंग व्हाट विल बी डन पास पोस्ट 2020 इज़ द स्टेम फॉसिल एमिशंस, या इंडिया इज़ द फर्स्ट एनडीसी इन 2015 स्पेसिफाइड 8 टारगेट्स, इन्होंने 8 टारगेट्स को स्पेसिफाई किया। तो मोस्ट सेलिएंट ऑफ देम रिड्यूसिंग द एमिशंस, की हमने अपनी इंटेंसिटी जीडी में 33% या 35% तक 2005 लेवल से हमने 2030 तक जो है वो करने की बात की। और बोला कि 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और उसकी हम बात कर रहे हैं, या कार्बन सिंक की बात कर रहे हैं तो 2.53 बिलियन की बात कर रहे थे टन्स की। तो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू फॉरेस्ट ट्री कवर 2030 तक हमने वो भी चीज़ों को बढ़ाना है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बात करें कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है एक तरह से इंडिया पॉपुलेशन हिसाब से, तो यहाँ पर जो हाई नेट एमिशंस होता है पर लोग पर कैपिटा एमिशंस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कॉप्स का जो भी डिकेड्स में हमने जो पार्टिसिपेट किया है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट क्राइसिस हैं वो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देखने को मिले हैं, जो यूएस या डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज़ की वजह से देखने को मिला, जो 1850s के अराउंड ही ये चीज़ें जो है वो कर चुकी थी। एंड ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन, इंटरनेशनल प्रेशर और क्लेवर एविडेंस जो है वो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट वगैरह सब चीज़ें डालने की बात है। तो इंडिया जो है वो एग्री कर गया कि वो मूव अवे करेगा फॉसिल फ्यूल से ओवर टाइम की। वह अब देखो इन कंट्रीज़ ने तो अपना डेवलपमेंट जो है वो कर लिया वो सब चीज़ें, पर अब हमारी बारी है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की, वो सब चीज़ों की। तो क्लाइमेट जो है वो एक मेजर इशू बन करके आ रहा है। तो हम यहाँ पर किस तरह से बैलेंस बना करके चल सकते हैं उसके बारे में बोला गया है। वो COP26 जो ग्लासगो में 2021 में हुई थी, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला था 5 कमिटमेंट्स के बारे में, जिसकी हम पंच अमृत बोल रहे थे। ये हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी जब सब चीज़ें आप कवर कर चुके हैं, वही चीज़ें आपकी रिपीट हो रही हैं। तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेफ़र किया था कि विच इंक्लूड इंडिया इंक्रीजिंग, कि हम करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे हम 500 गीगावाट तक 2030 तक, एंड नेट ज़ीरो हम होंगे 2070 तक, एंड नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम एनर्जी सोर्सेज। एंड हाउ एवर द प्रेस A statement of the cabinet decision was silent and whether India would cut emissions the billion tons, कि हम उसको कार्बन सिंक्स मतलब क्रिएट करके उसको एमिशन को यहाँ पर कट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ सकती हैं। तो इंडिया ने जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है अपना इंटेंट कि हमने सेवरल लेजिस्लेशंस लेकर के आए हैं, बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर के चले हैं, और वो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब चीज़ों में बैलेंस, यानी ग्रोथ में या एनर्जी यूज़ में या क्लाइमेट गोल्स में हम किस तरह से बैलेंस बना सकते हैं, वो हमने एक तरह से यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो सेट करना चाहिए। हमें सब चीज़ों को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं कि उन्होंने अपना ग्रोथ पर ध्यान दिया और ग्रोथ तो कर लिया पर क्लाइमेट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। अब हमारी बारी है तो हम किस तरह से चीज़ों को लेकर के चलते हैं, ये यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल।
तो नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की या लॉ की। तो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को, वाज दैट इट विल कम अप विद द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंटरनेट रेगुलेशंस की पूरा सब चीज़ों को देखा जाएगा। आपको पता है कि डेटा जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है एंड डेटा इज़ द न्यू फ्यूल, जैसे आपको सबको पता ही है वो सब चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल में आती हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो एक न्यू ड्राफ्ट लेकर के आई है दैट विल सिंक विद द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी इन द लाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, जो भी लैंडमार्क जजमेंट निकल के आई थी जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर जॉइंट कमेटी बिठाई जाएगी, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस और फ्रेमवर्क को पूरा रेगुलेट करेंगे हम डिजिटल इकोसिस्टम के हिसाब से। तो 2019 में ये जो बिल था ये क्या बताता था, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि जो भी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी जो थी, तो उनकी कमेटी में क्या चीज़ें बताई कि एक्सपर्ट दैट हैड ऑथर्ड ड्राफ्ट बिल इन 2018 for over-emphasizing the national security angle and among the reasons, कि वो सब चीज़ों को बता रहे हैं। ये 2019 में बिल को डाइवर्ज कर दिया गया और श्री कृष्णा कमेटी का जो ड्राफ्ट है उसकी बात की गई कि जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो भी थे शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट डेटा प्रिंसिपल एंड लीव ए द गिवन यूनियन गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट इट्स एजेंसी फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रॉम द एक्ट, कि उनको सब चीज़ों को देख करके चलना पड़ेगा। तो 2018 में जो ड्राफ्ट बिल है उसने अलाउ किया जुडिशियल ओवरसाइज को कि आप भी यहाँ पर चीज़ों को देखिए और सिलेक्शन कीजिए, जो पूरा प्रोसेस रहेगा हमारा डीपीए को लेकर के, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर के, वो आप यहाँ पर देखिए। तो 2019 के इस बिल ने कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको। 2018 का जो बिल था उन्होंने अलाउ किया था कुछ एग्जाम्शंस को कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्शंस दे सकते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन को, जो इन्फॉर्मेशन कुछ ले सकते हैं कुछ हद तक। तो यहाँ पर उसकी बात की, तो फिर बाद में जब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात आएगी तब उस एरिया में हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉ प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड जुडिशियल अप्रूवल। और उसी के साथ में जो भी पर्सनल डेटा को तब उस समय में एक्सेस किया जा सकता है जब नेशन की सिक्योरिटी की बात होगी। 2019 के बिल में ये ऐड किया गया कि पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। मीन्स सिर्फ सिक्योरिटी की बात ही नहीं, जब पब्लिक ऑर्डर की बात होगी तब भी यहाँ पर एग्जेम्पशन जो है वो होनी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी को, जो है वो यहाँ पर डेटा वगैरह उनको जो है वो मिल सके। तो बोला कि बाय चूजिंग द विड्रॉ ऑफ द बिल इट इज़ अनक्लियर वेदर द गवर्नमेंट वुड एड्रेस द डिमांड फॉर द रेजिमेंट री अलाइनमेंट विद द लेजिस्लेशन ऑफ 2018 बिल। क्या उससे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं अभी, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी भी अनक्लियर है। तो वेदर दिस वुड बी मोर इन लाइन विद द जेपीसी रिपोर्ट एंड विद द क्रिटिसाइज द सिविल सोसाइटी एंड रिटेनिंग प्रोविजन अलाउ गवर्नमेंट, जो भी प्राइवेसी डेटा सिटीजन विदाउट सफिशिएंट सेफ गार्ड्स की उनके सेफ गार्ड्स वगैरह है नहीं, तो फिर किस तरह से सब चीज़ें दिखेंगी। आप इसको देखिए, जेपीसी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस एमपी जयराम रमेश में जो है वो एक एग्जाम्पल बताया था। इन्होंने क्रिटिसाइज किया लीवे ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट एंड एग्जाम्पशंस ऑन हाउएवर ग्राउंड ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड नॉट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वाज लायबल फॉर मिसयूज। कि क्या मतलब किस तरह से क्या ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पशंस आपने दी हैं पब्लिक ऑर्डर या जो सिक्योरिटी ग्राउंड पर, ठीक है, तो ये मतलब ये क्या इनका मिसयूज़ नहीं हो सकता। तो बोला इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ द बिल्स विदड्रॉल एंड लिंक टू अपोजिशन एंड मैंडेटरी डेटा लोकलाइजेशन, जो भी चीज़ें हो रही हैं फॉर मल्टीनेशनल इंटरनेट कंपनीज, तो उनके लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ों को उसको क्लियर नहीं किया गया कि किस तरह से विड्रॉ करेंगे आप जो भी लिंक होगा उससे रिलेटेड। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो कंट्री में अभी भी एनॉमली में चल रहे हैं अगर हम देखें बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो गवर्नमेंट को अभी चाहिए कि वो कॉम्प्रिहेंसिव एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर के आए डेटा प्रोटेक्शन पर और वो सब चीज़ों को देखा जाए और जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यूएस वोंट लेट चाइना आइसोलेट ताइवान, पेलोसी। तो पेलोसी ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या बोल दिया कि यूएस से जो है वो यहाँ पर चाइना को आइसोलेट होने नहीं देगा। तो देखिए मैं आपको ना अभी ये यहाँ पर जापान के टूर पर हैं, तो ये फुमियो किशिदा से मिल रही हैं यहाँ पर जाकर के। तो ये जो है वो ताइवान के बाद में साउथ कोरिया और फिर जापान की विज़िट पर गई। तो बेसिकली पेलोसी का ये जो विज़िट है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। किसके मायने रखता है आप एक चीज़ समझिए, ये मायने रखता है एक तरह से इनकी जो इमेज है उसको सुधारने में,
किनकी इमेज सुधारने में? यूएसए की इमेज सुधारने में। जैसे आपको पता है ना यूएसए की कैसी किरकिरी हुई है अभी, जो भी अफगानिस्तान में हुआ या जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उस वजह से यूएसए की कहीं ना कहीं इमेज डाउन हो चुकी है, तो उनके पास में एक मौका है उसको सुधारने में, तो इसलिए ये विजिट्स और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की। तो हमारे पास पहला सवाल था कि इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज़ टू बी बिल्ट, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है वो ये बनेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है कि विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022, तो इसका सही जवाब रहेगा इंडिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीबी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड इन विच सिटी, तो आपको ये चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कि विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022, तो उज्बेकिस्तान में ये जो है वो आपको देखने को मिला। ठीक। तो ये आपके सभी आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी चीज़ है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दिया करें। उसके अलावा लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।